एक राजा था जिसे अपने बुद्धिमान होने का बहुत घमंड था। उसका विश्वास था कि पूरे राज्य में एक भी ऐसा व्यक्ति नहीं है जो उसे धोखा देकर साफ निकल जाए। एक दिन यह बात उसने अपने मंत्रियों से कही। सबने हामी भर दी, सिर्फ एक को छोड़कर। राजा को बड़ा आश्चर्य हुआ। क्या तुम नहीं मानते कि मुझे धोखा देना नामुमकिन है? मंत्री ने कहा, नहीं महाराज, मैं नहीं मानता हूँ। हो सकता है यह बात औरों पर लागू होती है, लेकिन मैं अच्छी तरह से जानता हूँ कि कुछ सुनार अपने ग्राहकों के साथ धोखा करते हैं, हमारे अपने राज्य में भी। राजा ने कहा, मैं नहीं मानता। मैं सभी सुनारों को बुलाऊंगा और उनसे खुद बात करूंगा। लेकिन महाराज, अगर यह बात सच है भी तो क्या वो लोग स्वीकार कर लेंगे? बाकी मंत्रियों ने कहा। राजा बोला, आप लोग चिंता न करें, मैं उनसे निपट लूँगा। अगली सुबह ही राजा ने राज्य के सभी सुनारों को बुलावा भेजा। आदेशानुसार सुनार आ पहुँचे। सब हैरान थे कि आखिर माजरा क्या है। एक सुनार ने कहा, राजा ने हम सबको क्यों बुलाया है? क्या राज परिवार में किसी विवाह या राज्याभिषेक की अकस्मात तैयारियां हो रही है? दूसरे सुनार ने कहा, हो सकता है रानियां अपने पुराने गहनों से ऊब गई हो और उन्हें तुड़वाकर नए गहने बनवाना चाहती हो। तीसरे सुनार ने कहा, नहीं, रानियां तो हमें शवम ही बुलाती है। यह मामला तो महाराज से जुड़ा मालूम होता है। चौथे सुनार ने कहा, मेरे विचार से महाराज पड़ोसी राज्य को कुछ खास तोहफा भेजना चाहते हैं और कुछ गहने बनवाने की जल्दी में होंगे। सभी सुनार इसी तरह के आपस में विचार व्यक्त कर रहे थे। तभी मदन, जो उन सुनारों में सबसे छोटा सुनार था, उसने कहा, इस तरह से अनुमान लगाने से कोई फायदा नहीं होगा। महाराज स्वयं बता देंगे कि क्या बात है। इतने में राजा कमरे में उपस्थित हुए और बोले, मैंने आप लोगों से सीधा साधा प्रश्न पूछने के लिए बुलाया है और मुझे आशा है कि आप लोग सच बोलेंगे। यदि मैं कुछ बनाने के लिए थोड़ा स्वर्ण दूं, तो क्या आप मेरे जाने बिना उस सोने में जरा सा भी चोरी कर सकते हैं? और यदि आप यह काम किसी की निगरानी में करें तो भी क्या चोरी संभव है? कमरे में सन्नाटा छा गया। राजा ने उन्हें गौर से देखते हुए पूछा, हाँ बोलिए। सुनार एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। फिर कुछ देर बाद सभी सुनार एक साथ बोले, जी हाँ महाराज, यदि हम सचमुच चाहे तो संभव है। राजा को अपने कानों पर विश्वास नहीं हुआ। राजा ने हतप्रभ होते हुए कहा, अच्छा, आप लोग कितना सोना चोरी कर सकते हो? कुछ सुनार बोले, हम चौथाई हिस्सा तक निकाल सकते हैं। दूसरे सुनार बोले, हम आधा निकाल सकते हैं। मदन बोला, और मैं चाहूँ तो पूरा ही उड़ा सकता हूँ। राजा ने नज़र भरकर उसे ऊपर से नीचे तक देखा और फिर मदन से कहा, मैं तुम्हारी बात नहीं मानता, पर तुम एक बार कोशिश करके देखो। तुम रोज़ राजमहल आओगे, वहाँ मेरे दिए हुए वस्त्र पहनोगे, मैं तुम्हें सोना दूंगा और मेरी उपस्थिति में तुम गणपति की एक प्रतिमा बनाओगे। जब भी मैं बाहर जाऊंगा, मेरा अंगरक्षक तुम पर नज़र रखेगा। जब तुम घर लौटोगे तो सब कुछ पीछे छोड़ जाओगे, अपने पहने वस्त्र फिर से धारण करोगे और महल के बाहर कदम रखने से पहले तुम्हारी तलाशी ली जाएगी। जब तक तुम एक गणपति नहीं बना लेते, तब तक तुम्हारी यही दिनचर्या होगी। मदन प्रसन्नतापूर्वक बोला, जी महाराज। राजा ने कहा, एक बार फिर सोच लो, क्या तुम यह कर पाओगे? मदन बोला, जी महाराज, मुझे विश्वास है कि मैं यह कर लूँगा। राजा बोला, अगर तुम अपने उद्देश्य में सफल हो गए तो मैं अपनी बेटी का विवाह तुमसे कर दूँगा और अपने राज्य का आधा हिस्सा भी दे दूँगा। पर अगर तुम असफल रहे तो तुम्हें हमेशा के लिए देश निकाला दे दिया जाएगा। मदन मुस्कुराते हुए बोला, जी महाराज। राजा बोला, याद रहे, मैं या मेरे सेवक हमेशा तुम पर नज़र रखेंगे। दूसरा सुनार मदन से बोला, पागल हो गए हो मदन, तुम जानते हो कि तुम यह काम नहीं कर सकते।
तुम क्या ऐसे कड़े पहरे में कोई भी नहीं कर सकता? मदन ने आत्मविश्वास से कहा, मैं तो कर सकता हूँ। मदन अगले दिन सुबह ही महल पहुँच गया। उसने दूसरे कपड़े पहने, सोना और औजार लिए और काम शुरू कर दिया। राजा के पहरेदार दिन भर उसे घेरे रहते। अधिकतर राजा भी वहीं आसपास रहता। मदन अपना काम सोना पिघलाना, तराशना, आकार देना आदि मन लगाकर करने लगा। अपने आसपास बैठी जनता से उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। दिन भर की मेहनत के बाद अपने वस्त्र फिर से पहनता, राजा के आदमियों को सब सामान सौंपता और अपने घर की ओर बढ़ जाता। लेकिन घर पहुंचने के बाद वह एक अजीबोगरीब काम करता जिसके बारे में किसी को मालूम नहीं था। मदन पीतल की हूबहू प्रतिमा बना रहा था जिस पर देर रात तक वह काम करता था। ऐसा रोज होता। दिन भर राजसेवकों की बड़ी निगरानी में वह सोने का गणपति बनाता और रात की चुप्पी में पीतल की प्रतिमा, जिसमें कभी कभी उसकी बहन उसकी मदद कर दिया करती। आखिरकार 7 दिन बाद दोनों मूर्तियां तैयार हो गई। 7वें दिन में गणपति की प्रतिमा उठाकर सबको दिखाई। राजा ने उत्सुकतावश मदन से पूछा, क्या यह प्रतिमा पूरी हो गई? मदन बोला, बस महाराज जरा सा काम बाकी है। रात भर मूर्ति को ताजे दही में डुबोकर रखना होगा और अगली सुबह उसे चमकाऊंगा। यह बहुत ज़रूरी है। राजा ने हैरान होकर कहा, अच्छा, मैंने तो पहले कभी किसी को भी दही से मूर्ति चमकाते नहीं सुना। मदन बोला, यह मेरी खास तकनीक है। क्या मुझे ताजे दही का एक बड़ा मटका मिल सकता है? शाही पहरेदार मुंह पिचकाते हुए बोले, अब यह भी अच्छी फरमाइश है। राजा ने कहा, संध्या के समय ताज़ा दही कहाँ से आएगा? आमतौर पर लोग रात में दही जमाते हैं जिससे कि वह सुबह तक तैयार हो जाए। तुम्हें दही चाहिए था तो सुबह क्यों नहीं बताया? हम थोड़ा दही जमा कर रखते। मदन बोला, मैं बिल्कुल ही भूल गया था। क्या बाजार से भी नहीं मिल सकता? तभी उन्होंने एक युवती को सिर पर बड़ा सा घड़ा लिए सड़क की ओर जाते हुए देखा। पहरेदार उसे देखकर जोर से चिल्लाया, क्या तुम क्या बेच रही हो? युवती बोली, ताज़ा दही। आज मुझे घर से आने में देर हो गई और मेरा दही बिका ही नहीं। अब इसे वापस घर ले जा रही हूँ। राजा का नौकर बोला, रुको, इसे यहाँ लाओ, इसे हम खरीद लेंगे। मदन बोला, भगवान का शुक्र है, मुझे तो चिंता सता रही थी। सोच रहा था कि दही नहीं मिला तो फिर क्या करूँगा। लड़की दही का घड़ा लेकर आ गई। मदन बोला, मैं पहले इसकी जांच करूँगा, जाने अच्छा है भी या नहीं। युवती बोली, मुझे जब तक इसके पैसे नहीं मिलेंगे तब तक तुम्हें हाथ भी नहीं लगाने दूंगी। ताज़ा माल है, तुमने अगर ख़राब कर दिया तो आधे दाम पर भी नहीं बिकेगा। अच्छा अच्छा, ठीक है, हम इसे खरीद लेते हैं। मटके के अंदर झांकते हुए मदन बोला, ठीक ही लगता है। कहते हुए उसने गणपति की स्वर्ण प्रतिमा घड़े में डाल दी। राजा ने युवती को सोने की असरफी दी। अब वह जाने ही वाली थी कि मदन ने उसे फिर आवाज़ दी। मदन बोला, मुझे यह दही अच्छा नहीं लगा। इसमें पानी ज़्यादा है और इससे मूर्ति में वह चमक नहीं आएगी। मैं कल सुबह ताज़ा दही लेकर अपना काम करूँगा। युवती गुस्से में बोली, और मैं क्या इस दही का अचार डालूँ? अब तो इसे कोई भी खरीदेगा नहीं। खाओ, फेंको, जो मन में आए करो। मदन ने घड़े में से मूर्ति निकालते हुए कहा, और खबरदार, ज़्यादा बड़बड़ की तो भूल गई क्या? महाराज ने इसकी कीमत दे दी है। युवती ने घड़ा उठाया और मुंह में कुछ बड़बड़ाती हुई चली गई। अगले दिन मदन ने मूर्ति ताजे दही में चमकाई और राजा के हाथ में दे दी। राजा ने अपने स्वर्ण विशेषज्ञ को बुलवाया और कहा, मूर्ति को देखकर बताओ, सुनार ने इसमें से कितना सोना गायब किया है। विशेषज्ञ स्वर्णकार ने उसे जांचना शुरू कर दिया, लेकिन बार बार जांचने परखने के बाद भी उसकी समझ में कुछ नहीं आया। राजा अधीर हो उठा और पूछा, बताओ भाई, क्या बात है? विशेषज्ञ बोला, महाराज, इसमें तो रत्ती भर भी सोना नहीं है। राजा हैरान हो गया और कहा, यह कैसे हो सकता है? स्वयं मैंने इसे सारा सोना दिया और इसने मूर्ति भी
मेरे ही सामने बनाई है। इसे कमरे में से एक भी वस्तु बाहर नहीं ले जाने दी। विशेषज्ञ बोला, यह सब तो मैं नहीं जानता, पर इतना जानता हूँ कि मूर्ति केवल पीतल की है, सोने का तो इसमें नामो निशान भी नहीं है। राजा ने चकित होकर कहा, यह तो कमाल हो गया। मदन मुस्कुराते हुए बोला, मैंने कहा था न कि मैं कर सकता हूँ। आखिरकार राजा ने मदन से पूछा कि उसने यह चकमा दिया कैसे। मदन बोला, महाराज, क्या आप वादा करते हैं कि आप मेरे सच बताने पर आप मुझे सज़ा नहीं देंगे? राजा बोला, विश्वास रखो, मैं तुम्हें सज़ा नहीं दूंगा। फिर मदन ने सारी कहानी सुनाई। वह दही बेचने वाली लड़की मदन की बहन थी, जो ठीक उसी वक्त वहां आ पहुंची थी। पीतल की प्रतिमा जो मदन रात में बनाता था, पहले से ही दही में छिपा दी गई थी। जब वह लड़की महल में आई तो मदन ने सोने की मूर्ति दही में डालकर पीतल की निकाल ली। कहानी सुनकर राजा पहले तो हैरान हुआ और फिर उठकर हंस पड़ा। राजा बोला, भाई वाह, तुम तो बहुत होशियार निकले। तुमने हम सबको कैसे मूर्ख बनाया। मैं मान ही नहीं सकता था कि मेरी आंखों में भी धूल झोंक सकता है कोई, पर तुमने मुझे गलत साबित कर दिया। वादे के मुताबिक मदन की शादी राजकुमारी से हो गई और राज्य का आधा भाग भी दे दिया। राजा बनने के बाद मदन ने फिर कोई चालबाजी नहीं की। कई वर्षों तक उसने प्रजा का स्नेह पाया। राजा के श्रेष्ठतम राजाओं में उसका नाम गिना जाने लगा। तो दोस्तों, कहानी पसंद आई हो तो एक लाइक और शेयर अवश्य करें, और चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।